नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रमुख वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों की नई दिल्ली में आज मुलाकात होगी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 90.23% हुई। भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह के परिषद चुनाव में 8 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 71 सीटों के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में शारजाह में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से होगा। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रमुख वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। वैश्विक तेल और गैस क्षेत्र में भारत का स्थान महत्वपूर्ण है। भारत कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और तरल प्राकृतिक गैस का चौथा सबसे बड़ा आयातक देश है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नीति आयोग और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित यह ऐसा 5वां आयोजन है। इस साल बैठक में प्रमुख तेल एवं गैस कंपनियों के करीब 45 सीईओ शामिल होंगे। इस बैठक का उद्देश्य बेहतर गतिविधियों को समझने, सुधारों पर चर्चा करने और भारतीय तेल एवं गैस मूल्य श्रृंखला में निवेश में तेजी लाने के लिए रणनीतियों के बारे में जानकारी के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करना है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता भारत के आगे बढ़ने के साथ इस कार्यक्रम का कद भी बढ़ा है, जहां बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 2030 तक तेल एवं गैस क्षेत्र में $300 अरब से अधिक निवेश होने का अनुमान है। बैठक में अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडनॉक के सीईओ तथा यूएई के उद्योग और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जबैर, कतर के ऊर्जा राज्य मंत्री और कतर पेट्रोलियम के डिप्टी चेयरमैन अध्यक्ष और सीईओ साद सेरीदा अल काबी, ओपेक के महासचिव मोहम्मद सनूसी बरकिंडो अपने विचारों के साथ सत्र का नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा कंपनियां रोसनेफ्ट, बीपी लिमिटेड, टोटल एसए, वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर फतेह बिरोल, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच के महासचिव जोसेफ मेनिकले और जेईसीएफ के महासचिव यूरी सेंतरीन भी अपने विचार प्रधानमंत्री के साथ साझा करेंगे। इस कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री सेरावीक के इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस क्षेत्र की वैश्विक श्रृंखला में भारत के एक उपभोक्ता से सक्रिय, सशक्त और मुखर साझेदार बनने की जरूरत को देखते हुए नीति आयोग ने 2016 में इस वार्षिक बैठक की शुरुआत की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर से मुलाकात करेंगे, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से भेंट करेंगे। दोनों देशों के बीच कल मंत्री स्तर की बैठक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारत और अमेरिका के बीच कल होने वाली मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता दोनों ही देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीति और साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए परस्पर सहयोग को और मजबूत करने पर केंद्रित रहेगी। दोनों ही देश हिंद प्रशांत क्षेत्र और विश्व में स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर भी विचार साझा करेंगे। दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में दोनों ही देश गहरी लोकतांत्रिक परंपराओं के संरक्षक और पूरक रहे हैं। हाल ही के वर्षों में ऊर्जा, विमानन, विज्ञान, अंतरिक्ष, रक्षा, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सहित अन्य कई विषयों पर भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी और सहयोग के नए करार हुए हैं। महज 2 वर्षों के अंतराल में होने वाला यह तीसरा मंत्री स्तरीय संवाद दोनों ही देशों द्वारा साझा राजनयिक और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए उच्च स्तरीय प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करता है। सेक्रेटरी पोम्पियो और मार्क एस्पर 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक के
बाद कल दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। दोनों ही राजनेता कल सुबह राजधानी में राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। थल सेना के कमांडरों का 4 दिन का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इस अर्धवार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इसका उद्देश्य विचार विमर्श के माध्यम से महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेना है। सभी सैन्य कमांडर, सेना मुख्यालयों के अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया कल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बैठक में पूर्वी लद्दाख और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की स्थिति सहित देश की प्रमुख सुरक्षा चुनौतियों की व्यापक समीक्षा होगी। विभिन्न बुनियादी विकास परियोजनाओं पर सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक का वक्तव्य भी सम्मेलन के एजेंडे में शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय ध्वज पर महबूबा मुफ्ती के वक्तव्य की निंदा करते हुए कहा है कि तिरंगे का अपमान बिल्कुल अस्वीकार्य है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि तिरंगा भारत का गौरव और पहचान है। अपनी टिप्पणी में पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि वह जम्मू कश्मीर का झंडा बहाल होने के बाद ही राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। देश ने कोविड-19 से निपटने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। कोविड से अब तक 71 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं, जो कुल संक्रमितों का 90% से भी अधिक हैं। उपचार करा रहे रोगियों की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या लगभग 11 गुना अधिक है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 60,000 रोगी ठीक हुए हैं, जबकि नए मामलों की संख्या लगभग 45,000 है। एक रिपोर्ट। देश में इस समय कोविड के करीब 6,53,000 सक्रिय मरीज हैं, जो कुल संक्रमित लोगों का लगभग 8% से अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी के मिले जुले प्रयासों से मृत्यु दर में भी काफी कमी आई है, जो इस समय लगभग 1.5% है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 480 मौतें हुई हैं। इनमें से 80% मौत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 9,39,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है। इसे मिलाकर देश में अब तक लगभग 10 करोड़ 35 लाख कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। इस समय देश में कोविड नमूनों की जांच करने वाली 2000 से अधिक प्रयोगशालाएं हैं। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 582 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में इसकी संख्या बढ़कर 2,31,834 हो गई है। इस दौरान 14,000 से भी ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की गई। राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91.4% हो गई है। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,11,912 हो गई है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 4 और लोगों की मृत्यु हो जाने से मरने वालों की कुल संख्या 1,311 हो गई है। इस समय राज्य में 18,000 से भी ज्यादा सक्रिय मामले हैं और इनमें से 15,000 से ज्यादा संक्रमित लोग होम क्वारंटीन में हैं। कर्नाटक में कल 4,439 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 8 लाख को पार कर गई है। कर्नाटक में अब इस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या 8,02,817 हो गई है। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक में लगातार 11वें दिन स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या प्रतिदिन संक्रमित हो रहे रोगियों की संख्या से अधिक थी। राज्य में कल 10,106 लोग उपचार के बाद संक्रमण से मुक्त हो गए। अब तक कुल 7,10,843 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कल कोविड से 32 लोगों की मौत के बाद इस महामारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 10,905 हो गई है।
तमिलनाडु में लगभग 4 महीने के बाद एक दिन में 3000 से कम लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। राज्य में कल 2869 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। चेन्नई में 764 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। राज्य में फिलहाल 30,606 लोगों का उपचार चल रहा है। तमिलनाडु में महामारी के आंकड़ों से स्पष्ट संकेत है कि कोरोना वायरस अब कमजोर पड़ रहा है। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.14% हो गई है, जबकि मृत्यु दर कम होकर 1.54% पर पहुंच गई है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने लोगों से आग्रह किया है कि घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर पहने, क्योंकि हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। इस बीच चेन्नई में कोविड-19 से संक्रमित राज्य के कृषि मंत्री दुरई कन्नू को जीवन रक्षक प्रणाली पर डाल दिया गया है। मुख्यमंत्री ई पलनीसामी तथा उनके मंत्रिमंडल के कुछ अन्य सहयोगियों ने कल अस्पताल जाकर श्री दुरई कन्नू के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी। असम में कोविड से ठीक होने वालों की दर करीब 91% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एक ट्वीट में बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 204 नए मामलों का पता चला है। इस दौरान 8,753 कोविड नमूनों की जांच की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 3,000 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और इस समय केवल 17,510 कोरोना के मरीज हैं। बिहार में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.69% हो गई है। ये राष्ट्रीय औसत से 4.69% अधिक है। राज्य में कोविड के उपचाराधीन रोगियों की संख्या में भी लगातार कमी आ रही है। इस समय 10,229 कोरोना रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 2 लाख से अधिक रोगी अब तक संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। बिहार में प्रतिदिन 1 लाख से अधिक कोविड जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश में कोविड-19 का फैलाव धीरे धीरे कम हो रहा है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 11,237 है और ठीक होने वालों की संख्या 1,53,000 से अधिक है। राज्य सरकार ने त्योहारों के मद्देनजर भीड़ को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए कई एहतियाती उपाय किए हैं। गुजरात में 100 दिनों के बाद पहली बार 1,000 से कम कोविड-19 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 919 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मृतकों की संख्या में भी काफी कमी आई है। गुजरात में संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी हो रही है। अब पिछले 100 दिनों में पहली बार रोजाना सामने आ रही संक्रमण के नए मामलों की संख्या 1,000 के नीचे चली गई है। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर भी 89.46% तक पहुंच गई है। ज्यादा से ज्यादा मरीजों के ठीक होने के साथ राज्य में संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या में भी कमी दर्ज की गई है। इस वक्त गुजरात में कुल 13,936 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से अधिकतर मरीजों की स्थिति स्थिर है। इस बीच गांधीनगर में सुप्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर कोरोना संक्रमण के बाद पहली बार आज से फिर खोल दिया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। दिल्ली में कल 4,136 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राजधानी में संक्रमित रोगियों की कुल संख्या 3,56,000 से ऊपर पहुंच गई है। दिल्ली सरकार ने बताया है कि अब तक 3,23,000 से अधिक लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 3,826 लोग स्वस्थ हुए और 33 लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय राजधानी में इस महामारी से अब तक कुल 6,258 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में फिलहाल 26,744 रोगियों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार कोरोना ग्रस्त हो गए हैं। श्री पवार ने ट्विटर पर बताया कि कोरोना होने के बावजूद उनका स्वास्थ्य ठीक है। उन्होंने बताया कि वे दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने सुरक्षा उपायों की अवहेलना के कारण त्योहारों के दौरान गंभीर स्थितियों के बारे में चर्चा की। उन्होंने आकाशवाणी के एक विशेष कार्यक्रम में कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रहने और सुरक्षा उपायों का पालन करने की सलाह दी। कि आप सोशली कनेक्टेड रहिए, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करिए। दूसरा, जब वायरल देखेंगे बहुत ज्यादा फैलती है जब ये विंटर आती है, तो ये भी वायरस है, तो विंटर में उसके फैलने की आशंका बढ़ जाती है। दूसरा, जैसे शहरों में पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन में स्मॉग हो जाती है, तो इट मीन्स वायरस की कंसेंट्रेशन भी हमारे अराउंड बढ़ जाती है। तो यदि ये हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो ये जो फेस्टिवल हमारे हैं, जो हमारे को खुशी का संदेश देते हैं, दुर्भाग्यवश कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए एक चिंता का विषय बन जाए।
जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि आज के समय में अपने जीवन में कुछ बदलाव लाकर हमें अपने परिवार की सुरक्षा का ख्याल रखना है। ये समय है कि हम हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव भी लाए, सेफ नॉर्मल के तरीकों से। हम सभी को खुद की और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ सरल बातों का ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने हाथ साबुन लगाने के बाद 20 सेकंड तक लगातार मलते रहने चाहिए। अगर साबुन और पानी ना हो तो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और पूरे हाथ पर तब तक मलते रहे जब तक वो सूख न जाए। मास्क ये बहुत ही जरूरी है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक डॉक्टर तनुजा नेसरी चर्चा में भाग लेंगी। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर है 011-2331-4444। इस पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 1800-11-5767 और 011-2331-4444। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। केरल में कोविड-19 महामारी के बीच हजारों बच्चों का विद्यारंभम संस्कार किया गया। संस्कार बच्चों को ज्ञान के संसार में प्रवेश कराता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नवरात्रि के 10वें और अंतिम दिन विजयदशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। विद्यारंभम संस्कार में गुरु बच्चे का हाथ पकड़कर चावल या रेत पर ओम हरिश्री गणपते नमः मंत्र लिखते हैं। इस समारोह में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु राज्य के सभी प्रमुख मंदिरों में पहुंचते हैं, लेकिन राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ने के कारण कड़ी पाबंदियों को लागू किया गया है। कोविड महामारी के दौरान भीड़ से बचने के लिए थंचन परम्बू जैसे कई प्रसिद्ध स्थलों में इस समारोह का आयोजन नहीं किया जा रहा है। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रमुख वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों की नई दिल्ली में आज मुलाकात होगी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 90.23% हुई। भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह के परिषद चुनाव में 8 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 71 सीटों के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा और IPL क्रिकेट में शारजाह में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से होगा। भारतीय जनता पार्टी ने लेह में लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के लिए हुए छठे आम चुनाव की मतगणना में नुब्रा क्षेत्र में भारी जीत हासिल की है। कुल 26 सीटों में से 9 सीटों के घोषित परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली हैं। इन सीटों पर 23 अक्टूबर को मतदान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने नुब्रा क्षेत्र में दिस्किट, तुरतुक, तिगार, पनामिक और हुंदर निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की है। पार्टी ने तांगसे, कुरजोक और मटसे लांग सीट भी जीत ली है और ठिकसे सीट पर उसका उम्मीदवार आगे चल रहा है। चुशूल में एक निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहा, जबकि एक अन्य निर्दलीय उम्मीदवार न्योमा में आगे चल रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार ईगू, क्यूनग्याम, सक्ती निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रहे हैं। सभी 26 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम आज शाम तक मिल जाने की उम्मीद है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 16 जिलों की 71 सीटों पर प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। यहां बुधवार को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कई सीटें नक्सली हिंसा से प्रभावित हैं और सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील हैं। इस चरण में 2 करोड़ 14 लाख मतदाता 1066 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। एनडीए गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर, जनता दल यूनाइटेड 35,
हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि विकासशील इंसान पार्टी का एक उम्मीदवार मैदान में है। महागठबंधन में शामिल पार्टियों में राष्ट्रीय जनता दल के 42 उम्मीदवार जबकि कांग्रेस के 21 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। महागठबंधन के अन्य दलों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी लेनिनवादी माले के 8 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करने का फैसला किया है जहां उसके उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एनडीए उम्मीदवार के रूप में गया जिले के इमामगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को मांझी के खिलाफ मैदान में उतारा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने चुनाव प्रचार में ज्यादातर पार्टियों के नेता रोजगार, रोजी रोटी और विकास के मुद्दे को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। सत्ता पक्ष जहां अपनी उपलब्धियों को गिना रहा है, वहीं विपक्ष के नेता मौजूदा सरकार को उनकी विफलताओं के आधार पर घेरने में लगे हुए हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज औरंगाबाद और पूर्णिया में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। फिल्मी अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा, भोजपुरी फिल्मों के सिने स्टार मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ भी चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं। जदयू के महासचिव आरसीपी सिंह ने एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में पटना के बाढ़ में प्रचार किया। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने भागलपुर जिले के पीरपैंती और गोपालपुर में जनसभाओं में लोगों से उस पार्टी को वोट देने की अपील की जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सकती है। लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य वाम दलों के नेताओं ने भी जनसभाओं को संबोधित किया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के कार्यान्वयन में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य सरकार ने इस योजना के अंतर्गत देश में सबसे अधिक संख्या में ऋण मंजूर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगभग 3 लाख लाभार्थियों को ऋण वितरित करेंगे और कुछ से बातचीत भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। राज्य को इस योजना के तहत तीनों श्रेणियों आवेदन, स्वीकृति और कर्ज के वितरण में पहला स्थान मिला है। प्रदेश में इस योजना के तहत अब तक 6 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो पूरे देश में सर्वाधिक हैं। इनमें से लगभग 3.5 लाख आवेदनों को स्वीकृत कर दिया गया है और 2,26,000 से अधिक लाभार्थियों को ऋण बांटे जा चुके हैं। देश भर में इस योजना को लागू करने वाले टॉप 10 शहरों की सूची में प्रदेश के 7 शहर शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, राजधानी लखनऊ और अलीगढ़ चोटी के 3 शहरों में शामिल हैं, जबकि कुल 10 शहरों में प्रयागराज, गोरखपुर, गाजियाबाद और कानपुर भी शामिल हैं। कोविड की मार झेल रहे पटरी दुकानदारों को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से इस साल 1 जून को केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। इसका मकसद ऐसे दुकानदारों को मामूली ब्याज पर 10,000 रुपए की धनराशि मुहैया कराना है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्र सरकार के जल परिवहन सेवा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के ठाणे में लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लोगों का मानना है कि अगर ये सेवा नियमित हो जाती है तो इससे उनके समय और पैसे दोनों की बचत होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार केवल वे व्यक्ति जो आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में आते हैं, उनको मुंबई क्षेत्र में उपनगरीय लोकल ट्रेनों के माध्यम से आवागमन करने की अनुमति दी गई है। ऐसे लोगों के मामले में जो आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें अपने निकटतम स्थान पर भी अपने कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में ठाणे और भिवंडी में काम करने वाले लोगों ने समय पर अपने कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए जल परिवहन का उपयोग करने का निर्णय लिया। डोंबिवली के मोथा गांव रेती बंदर से नाव की सवारी लेते हुए यह यात्री 10 से 15 मिनट में ठाणे में पहले मनकोली रेती बंदर तक पहुंच जाते हैं, जो केवल 10 से 20 रुपए खर्च करके अपने कीमती 2 घंटे भी बचाते हैं। कुणाल शिंदे के साथ निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आईपीएल क्रिकेट में आज शारजाह में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से होगा।
इस मैच में जीतने वाली टीम प्ले ऑफ दौर में चौथे स्थान पर पहुंच जाएगी। मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीमें पहले ही प्ले ऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं। इन तीनों टीमों के 14-14 अंक हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की विशेष अदालत ने आज 1999 के झारखंड कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने कोयला मंत्रालय के तत्कालीन 2 वरिष्ठ अधिकारियों प्रदीप कुमार बैनर्जी और नित्यानंद गौतम और एक निजी कंपनी के निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल को भी 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अग्रवाल की कंपनी पर भी 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। देश प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है। जयंती समारोह के अवसर पर आकाशवाणी अपने अभिलेखागार से सरदार पटेल के चुने हुए भाषणों के अंश प्रसारित कर रहा है। हमारा कर्तव्य ये है कि हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको हिल मिल के भाई भाई की तरह के रहना है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबको यही समझना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और गुवाहाटी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि अहमदाबाद में आसमान साफ रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। श्रीनगर में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। तापमान 1 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लद्दाख के लेह में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मुजफ्फराबाद में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जाने के आसार हैं। गिलगित में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। तापमान 6 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता का स्तर बहुत खराब था। राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक आज सुबह 343 पर था, जो अत्यंत खराब श्रेणी में आता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक पर नजर रखने वाली संस्था सफर के अनुसार दिन में स्थिति में कुछ सुधार होने की उम्मीद है। लोगों को बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार का काम अंतिम दौर में पहुंच गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि कोरोना वायरस को रोकने में सफलता मिली है। दूसरी ओर उनके प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन ने आरोप लगाया है कि ट्रंप प्रशासन ने महामारी के सामने समर्पण कर दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रमुख वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों की नई दिल्ली में आज मुलाकात होगी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 90.23% हुई। भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह के परिषद चुनाव में 8 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 71 सीटों के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में शारजाह में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।